फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारा चैप्टर 4 है, जो कि हमारा चैप्टर 4 है क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस, जो कि हमारा भी कंटिन्यू चल रहा। तो आज जो हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, और इसके हम पावर्स फिर देखेंगे कि जो पावर है प्रेसिडेंट के उसके बारे में। फिर उसका जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा जुडिशरी के बारे में, और पावर क्या है जुडिशरी के बारे में उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट कहते किसे हैं। हमने शुरू से जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था डिस्कस करना, तो उसी में हमने सबसे पहले यही देखा था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हर एक स्टेट का क्या होता है, हेड होता है। यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री, यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, यानी कि जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में कौन हेड होता है, तो प्रेसिडेंट। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रूलिंग पार्टी का हेड होता है। कौन होता है, पार्टी का हेड होता है। तो प्रेसिडेंट हमारा क्या हो गया, स्टेट का हेड हो गया। और जो भी फंक्शन किए जाते हैं या किसी भी कंट्री के साथ जो एग्रीमेंट किए जाते हैं, साइन किए जाते हैं, तो वो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही किए जाते हैं। बेशक उस मीटिंग में पार्टिसिपेट प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में जो भी नाम लिया जाता है, यानी कि जो भी काम किया जाता है वो किसके नाम पे किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के नाम पर ही किया जाता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए किसी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं या कोई लॉ पास करते हैं या कोई कानून बनाते हैं, तो वो सब हम किसके नाम पे करते हैं, तो प्रेसिडेंट के नाम पे करते हैं। लेकिन एक्चुअली जो पावर होता है वो किसके पास होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास एक्चुअली पावर होता है। लेकिन जो भी काम होगा, प्राइम मिनिस्टर जो भी काम करेगा वो किसके नाम पे करेगा, तो प्रेसिडेंट के नाम पे करेगा। और प्रेसिडेंट इसीलिए हमारी कंट्री को हेड किसका माना जाता है, तो प्रेसिडेंट को कंट्री का हेड माना जाता है। तो प्रेसिडेंट को हम अपनी कंट्री का हेड मानते हैं। अब अगर हम बात करें इलेक्शन के बारे में, जो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है वो कैसे कंडक्ट कराया जाता है। तो जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, वो डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा नहीं किया जाता है। जैसे हम लोकसभा का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा किया जाता है, या जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें या हम स्टेट असेंबली की बात करें, तो इन सब को जो इलेक्शन डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा, इसमें जो लीडर्स चुने जाते हैं, जिसमें डायरेक्ट पब्लिक वोट देते हैं, जिसमें एमएलएज एमपी सब जो चुने जाते हैं, उस तरीके से जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली होता है। अब इनडायरेक्टली कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वही एमएलएज या एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें पब्लिक वोट दे करके चुनती है। यानी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन से मेंबर्स चुनते हैं अपने प्रेसिडेंट को, तो एमपीज और एमएलएज। और कौन से एमएलए, जो मेजोरिटी वोट से आकर के हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो उनके द्वारा ही जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन चुने जाते हैं, तो उनके द्वारा प्रेसिडेंट चुना जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा, जब वो इलेक्टेड मेंबर चुनते हैं प्रेसिडेंट को, तो उसमें इनडायरेक्टली पब्लिक कैसे चुन सकता है। तो देखो, जो प्रेसिडेंट जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर जो भी मेंबर या जो भी मिनिस्टर है वो किसके रिप्रेजेंटेटिव है, तो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों, क्योंकि उन्हें पब्लिक ने वोट दे करके चुना है। तो जो भी मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठ करके जो भी डिसीजन लेगा, तो वो किसका डिसीजन होगा, इनडायरेक्टली में पब्लिक का डिसीजन होगा, क्योंकि पब्लिक ने ही इस मिनिस्टर को या एमएलए या एमपी को क्या है, तो चुनाव करके, यानी कि ज्यादा वोट दे करके पार्लियामेंट में भेजा है। तो जब हमारे जो इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट को चुनते हैं, वोट देते हैं, तो वो इनडायरेक्टली किसका वो और लीडरशिप करते हैं, किसको रिप्रेजेंटेटिव करते हैं वोट के रूप में, तो एक पब्लिक को ही रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डायरेक्ट रूप में हम अपने एमएलए एमपीस को चुनते हैं, और इनडायरेक्टली में हम जो हमारे एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर होते हैं या जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, हम उनको इनडायरेक्टली रूप में चुनते हैं। तो यानी कि अगर हम कंक्लूजन के अकॉर्डिंग बात करें, तो कंक्लूजन में यही है कि चाहे हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, एमएलए की बात करें, एमपीज की बात करें, हम सब वो किसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक आम पब्लिक ही चुनता है। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारी कंट्री में जो रिपब्लिक है, ये रिपब्लिक का ही मतलब होता है कि जो कंट्री का जो हेड होता है
वो किसके द्वारा चुना जाता है, तो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। इसलिए कहा जाता है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक मेथड से चुना जाता है और जो कंट्री का हेड है वो भी पब्लिक के द्वारा ही चुना जाता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के पास पावर क्या क्या है। तो प्रेसिडेंट के पास जो सबसे पहला पावर आता है वो क्या करते हैं, सबसे अगर हम बात करें जो भी एक्टिविटीज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो किसके नाम पे की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, यानी कि प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि 1972 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था तो किसके नाम पे किया गया था, तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही किया गया था कि प्रेसिडेंट के द्वारा कंट्री में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ऐसे बहुत से ऐसे केसेस अगर हम जो भी हमारी गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है, जो भी डिसीजन ले या किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करती है या जो फॉरेन पॉलिसी में कोई ट्रेड के बारे में जो नाम बात होती है तो वो हम ऑन स्क्रीन तो देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो किसके नाम पे करेगी, तो प्रेसिडेंट के नाम पे करेगी। सिमिलर उसी तरीके से स्टेट में जो भी चीफ मिनिस्टर काम करेगा वो किसके नाम पे काम करेगा, तो गवर्नर के नाम पे करेगा। किसके नाम पे करेगा, तो गवर्नर के नाम पे करेगा। किसके नाम पे करेगा, गवर्नर के नाम पे। इसलिए स्टेट का हेड कौन हो जाता है, स्टेट का हेड हो जाता है गवर्नर और कंट्री का हेड हो जाता है हमारा प्रेसिडेंट। अब दूसरे पावर की बात करते हैं। जो भी कानून मेजर पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं किसी भी इश्यूज पर तो उस पे भी किसका नाम आता है, तो प्रेसिडेंट का नाम आता है कि प्रेसिडेंट अब ये कानून बना रही है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया जा रहा है। जैसे कि हमने पिछले ही क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं लॉ के बारे में, किस बारे में, लॉ के बारे में, लॉ के बारे में, तो लॉ कैसे बनता है, या कोई पहले आता है पार्लियामेंट में बिल, क्या आता है, बिल। ये बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता है जब तक इस पे क्या हो, प्रेसिडेंट के साइन ना हो, प्रेसिडेंट के साइन ना हो जाए। तो जैसे ही पार्लियामेंट में अगर कोई बिल पेश किया जाता है, बिल जैसे ही पेश किया जाता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले डिबेट एंड डिस्कशन देखने को मिलता है। उसके बाद जो भी चेंजेस करना हो हम बिल में चेंजेस करके पहले लोकसभा में पास करते हैं। लोकसभा में पास होने के बाद हम इसे राज्यसभा में पास करते हैं मेजोरिटी में। जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास हो जाता है तब हम इसको भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास। यदि प्रेसिडेंट इस बिल पे साइन कर देता है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट के द्वारा इस बिल पे साइन नहीं किया जाता है तो वो हमारा बिल सिर्फ बिल के फॉर्म में ही रह जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये देखा जाता है कि प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन कर देता है जो कि राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर के आया हो। अब दूसरे पावर को देखते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ही क्या करता है, ऑल मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करने का काम करता है। और मिनिस्टर्स को हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, जज हो गए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, और स्टेट के जो गवर्नर हो गए, इलेक्शन कमीशन हो गए, एम्बेसडर जो हो गए, उन सबको अपॉइंटमेंट करने का काम किसका है, तो प्रेसिडेंट का। ये पावर किसके पास आता है, तो प्रेसिडेंट के पास आता है। लेकिन किसके एडवाइस पे करते हैं, तो वो करते हैं जो रूलिंग पार्टी होती है या जो भी हमारी गवर्नमेंट होते तो उसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट सबको अपॉइंट करता है। अब जो भी नीतियां बनाई जाती है वो सब किस पे, जो भी एग्रीमेंट्स की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे ट्रेड की बात हो या किसी भी अदर टॉपिक पे जो एग्रीमेंट्स की जाते हैं वो भी हमारी किसके नाम पे की जाती है, तो प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती है। और हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हम तीनों सेनाओं का क्या मानते हैं, हेड मानते हैं। यानी कि हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है वो कमांडर, जितने भी जो हमारे जैसे एयर फोर्सेस हो गए, नेवी हो गए, आर्मी हो गए, आर्म फोर्स हो गए, इन सब के हेड किसको माने जाते हैं, तो प्रेसिडेंट को ही माने जाती है, यानी कि प्रेसिडेंट को ही माना जाता है। और जो भी मिनिस्टर सब, जो भी काउंसिल मिनिस्टर सब, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, तो किसके एडवाइस पे करता है, तो काउंसिल मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है। इसके एडवाइस पे करता है, तो काउंसिल मिनिस्टर के एडवाइस पे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर सबको अपॉइंट करते हैं। ये सारी जो पावर्स हैं वो किसकी है, तो प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर्स देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं हम जुडिशरी के बारे में, यानी कि जजेस के बारे में, जो हमारे न्यायपालिका में जो जज बैठते हैं, जो हमें जस्टिस दिलाने का काम करते हैं, उसके बारे में। तो जैसे ही हमने 6th क्लास का जो चैप्टर था हमारा कोर्ट से रिलेटेड, उसमें हमने ये समझा था कि हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है वो कितने लेवल पे है, तो 3 लेवल पे है। सबसे ऊपर है हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है, हर स्टेट लेवल पे एक हाई कोर्ट देखने को मिलता है, और हर स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखने को मिलता है। यानी कि हमारी कंट्री में टोटल 3 टाइप के कोर्ट्स देखने को मिलता है। सबसे निचला स्तर का जो कोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उससे अपर का हाई कोर्ट, और जो सबसे सुप्रीम यानी कि जो सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है वो हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। तो अगर हमारी कंट्री में एक एग्जांपल के थ्रू ये समझिए कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये एक्स पर्सन है, इस पे केस चल रहा है कि इसने चोरी की थी, क्या की थी, चोरी की थी, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा करके केस हार जाता है और ये साबित हो जाता है कि इस एक्स पर्सन ने चोरी की थी। और जब अगर रियली अगर और ये एक्स पर्सन कहता है कि इसने चोरी नहीं की थी, तो ये क्या करेगा, फिर ये हाई कोर्ट में अपील करेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फैसला सुनाया गया था कि मैंने चोरी की थी, तो वहां मैंने एक्चुअली चोरी नहीं की है, प्लीज मेरे फेवर में मुझे न्याय चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये अपना केस दर्ज करा सकता है। यदि अगर हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि एक्स पर्सन ने ही चोरी की है, तो ये फिर किसके पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक्स पर्सन ने चोरी नहीं की है, तो ये फाइनल डिसीजन माना जाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक्स पर्सन ने ही चोरी की है, तो भी ये फाइनल डिसीजन माना जाएगा। फिर ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेकर के किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता। इसलिए हमारे कोर्ट को क्या कहा जाता है, हमारे कंट्री में जितने भी जो कोर्ट्स हैं उसको जस्टिसेबल कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है कि हमारी कंट्री में जो एक न्यायालय है वो क्या है, एक न्यायपूर्ण न्यायालय है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो वो क्या कर सकता है, उसकी ऊपरी वाले कोर्ट में, यानी कि जो उससे जो हाई लेवल का जो कोर्ट है उसमें जाकर के वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरा पावर क्या देखने को मिलता है हमें, जो जुडिशरी होता है। यदि यानी हम अपनी न्यायपालिका की बात करें, हम अपनी जुडिशरी की बात करें, तो उसका काम होता है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को वेरीफाइड करना और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें जस्टिस दिलाना। यदि गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, तो हम उसको कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं कि आप ये पॉलिसी को वापस लीजिए। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें हमें ये देखने को मिला है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जा रही है और वो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, तो उन्होंने किस में डायरेक्ट जाके मतलब केस दर्ज कराया, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस दर्ज कराया है अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो उसको रिव्यू करना, जस्टिस दिलाना, ये किसका काम आ जाता है, तो जुडिशरी का काम आता है, जिसे हम कहते हैं जुडिशरी रिव्यू। यानी कि लेजिस्लेटिव के द्वारा अगर कोई लेजिस्लेटिव के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है उससे रिलेटेड कुछ हनन हो रहा हो, तो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर के गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट किसे कहते हैं, या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका में क्या है कि यदि किसी का गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक के इंटरेस्ट में या पब्लिक के जो राइट्स हैं उसका हनन हो रहा हो, तो उसके प्रोटेक्ट में क्या आता है, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है। यानी कि कोई वायलेंस किया जाता है तो यह गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा एक्शन लिया ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि जिससे कि गवर्नमेंट जो ह्यूमन है उनके राइट्स का क्या हो, हनन हो रहा हो, तो उसके प्रोटेक्ट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो जब बीच में आ जाता है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो एक्शन लेता है, तो वो हमारा होता है क्या, जनहित याचिका। यानी कि निर्देशों और निर्णयों के अनुसार न्यायालय द्वारा जनहित याचिका और मानव अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। सरकारी कार्रवाई द्वारा जनहित याचिका किसी भी उल्लंघन का अदालत में ले जाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम पावर ऑफ जुडिशरी, इसके बारे में, पावर ऑफ जुडिशरी। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में जो जज होते हैं, कौन, जज, जो हमारे कोर्ट यानी कि हमारे कंट्री के जो जजेस होते हैं
वो क्या माना जाता है, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल में से एक माना जाता है। किसे? तो हमारी जुडिशरी को। और हमारी जुडिशरी को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से सेपरेट इसीलिए रखा गया है ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर के अपना काम कर सके। हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये अधिकार रहता है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई पार्लियामेंट के द्वारा कोई बेसिक स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है तो वो उसमें जाकर के क्या कर सकते हैं, तो इंटरफेयर कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना, ये दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है। और सबसे ज्यादा पावर इस चीज के लिए रिलेटेड हमारे कोर्ट के पास ही है। फिर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कार्यपालिका के द्वारा कोई भी ऐसी कानून बनाती है जो संविधान के वैधता यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैलिड ना हो, तो उसको क्या कर सकते हैं, तो जुडिशरी जो है उसको रिव्यू कर सकती है कि ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यदि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा है, तो जुडिशरी उसमें गवर्नमेंट को कोई भी आदेश नहीं दे सकती है। यानी कि जो अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सही तरीके से काम कर रही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रही है, कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, तो गवर्नमेंट जो हमारी जुडिशरी है वो उसमें गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के द्वारा कुछ ऐसे कार्रवाई की गई है या जो कोई ऐसे कानून पास किए गए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड नहीं करता है या बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है, तो उसे कोर्ट में जाके ले जाकर के हम उसे चैलेंज कर सकते हैं। और कोर्ट जो है गवर्नमेंट को इस कानून के लिए या जो लॉ पास किया जा रहा है उसको वो बदलने का आदेश दे देता है। तो यहाँ पे जो डिफाइन करने की बात आती है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कौन डिफाइन करता है, तो वो हमारा जुडिशरी ही डिफाइन करता है। हमारी कंट्री का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, वो पार्लियामेंट को इस चीज के लिए कंट्रोल करके रखता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकता है। जैसे ही पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को की जो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करता है, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है, यानी कि उसको इनवैलिड बता देता है और वो एक्ट कभी भी हमारी कंट्री पे लागू नहीं हो पाता है। अब बात यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं जनहित याचिका कहते किसे। अगर हम बात करें जो हमारी यानी कि जो हमारी कंट्री का जो जज यानी कि जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट होकर के अपने पावर का इस्तेमाल करता है और जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको क्या करता है, गार्डियन यानी कि संरक्षण करने का काम करता है, यानी कि सुरक्षित करने का काम करता है। Anyone can approach the courts in public interest is hurt by the section of government, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट याचिका दायर किया जा सकता है यदि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अगर एक पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स का हनन करती हो तो उसी को हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने जो हमारा चैप्टर 4 है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा डेमोक्रेटिक राइट जो कि क्लास 9 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम अपना क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो भी डिस्कशन किया हो वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम अपना डेमोक्रेटिक राइट्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।